हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 19 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का मोस्ट पोल्यूटेड शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है जिनजियांग। कौन है? जिनजियांग। ये देख लीजिए। IQ एयर जो कि स्विट्जरलैंड स्थित एक कंपनी है, इसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 30 यानी 30 शहर शामिल है। इतना याद रखिएगा। ये जो IQ एयर है, इसने अपने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। इतना याद रखिएगा। हालांकि नॉर्मल सिटीज की बात करें तो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस, जिनजियांग शहर चाइना का वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड शहर है। उसके अलावा बाकी 9 सिटीज यानी टॉप 10 में 9 सिटीज इंडिया से हैं और जिनजियांग उसको टॉप कर रहा है। इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? गाजियाबाद, जो कि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड शहर है। इतना याद रखिएगा। 3rd नंबर पे बुलंदशहर आता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर ने रिलीज किया है, जो कि स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1963 में स्थापना हुई थी इसकी। गोल्डैक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को इरेना ने पब्लिश किया है। किसने? इरेना। इरेना का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इरेना ने रिसेंटली वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि जल्दी से जल्दी हमें एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशंस को यूज़ करना चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही रोक सकें। रिसेंटली बर्लिन में एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में ही ये इरेना द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया गया है। इरेना की बात करें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 160 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन और आउटकम्स को बेहतर करने के लिए किस कंपनी के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है। ये देख लीजिए। इंडिया में हेल्थ केयर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने आपस में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। इसमें क्या होगा? देखिए, जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर ग्रुप है, इसकी एक फर्म है आधी प्लेटफॉर्म जो है एस्टर डिजिटल हेल्थ केयर इंक्यूबेटर। ये अटल इनोवेशन मिशन की हेल्प करेगा ताकि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड इनोवेशंस को प्रमोट किया सके। अटल इनोवेशन मिशन, इसका मेन पर्पज ही है इनोवेशन को प्रमोट करना इंडिया में। 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन द्वारा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो अटल इनोवेशन मिशन और अमेजॉन वेब सर्विसेज, इन्होंने पार्टनरशिप की है एड टेक स्टार्टअप्स को या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेलरेट करने के लिए। इसके तहत अटल इनोवेशन मिशन क्या करेगा? जो अमेजॉन वेब सर्विसेज का एड स्टार्ट प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट करेगा। ये AWS एड स्टार्ट प्रोग्राम अमेजॉन वेब सर्विसेज का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसको किस इंडियन सिटी में होस्ट किया जा रहा है या फिर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2021 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये 31वां एडिशन है, याद रखिएगा। इससे पहले 30वां एडिशन हुआ था 2019 में। बाद में 2020 में कोविड क्राइसिस आ गया, कोई एडिशन नहीं हुआ। तो अब 31वां एडिशन हो रहा है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2021 में बॉक्सिंग का यह पहला टूर्नामेंट है जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। दिल्ली में हो रहा है, इतना याद रखिएगा। पहली बार इस टूर्नामेंट पहली बार बॉक्सिंग टूर्नामेंट की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है जब मेन यानी पुरुष और महिलाएं टीम दोनों सेम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी। एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये एशिया की बिगेस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? 1963 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। और 31वां कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। इतना याद रखिएगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। लुसाने में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किसने लिखी है? तो माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये बुक लिखी है इंदिरा नूई ने। देखिए, एक तरह से इंदिरा नूई की यादों का संग्रह है ये बुक। इतना याद रखिएगा। नाम क्या है बुक का? माई लाइफ इन फुल,
बाकी आपको ये रखने की जरूरत नहीं है। वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर। इंदिरा नूई की बुक है, पब्लिश कौन करेगा? पोर्टफोलियो बुक, माई लाइफ इन फुल। अपनी कहानी के विषय में बताया है कि कैसे ये इंडिया में जन्म हुआ इनका, बाद में येल यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे कैसे पढ़ाई की, फिर पेप्सिको की चेयरपर्सन बनी, ये सब कुछ बताया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस डेट से सभी बैंकों को कहा गया है कि वो इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें? तो आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2021 से सभी इंडियन बैंक्स को इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। सीटीएस आपने कई बार देखा होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये इमेज बेस्ड अप्लाई होना चाहिए 30 सितंबर 2021 से, ये आरबीआई ने कह दिया है। ये जो इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, इसका मेन पर्पज ये है कि चेक्स की क्लियरिंग जल्दी की जाए और जो फंड ट्रांजेक्शन होता है उसको स्पीड अप किया जा सके। अभी क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग की जाती है माइकर कोड के द्वारा, लेकिन अब इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम को भी यूज़ किया जाएगा। माइकर का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया था? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 2 दिन पहले ही आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं आईपीएस कुलदीप सिंह। कौन? ये देख लीजिए, ये हैं आईपीएस कुलदीप सिंह, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। आईपीएस कुलदीप सिंह अभी तक ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ में, इन्होंने एपी महेश्वरी को रिप्लेस किया था। अब ये परमानेंटली सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तो याद रखिएगा, आईपीएस कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर हैं। 1986 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। 1939 में इसको स्थापित किया गया था। मोटो क्या है? सर्विंग एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के तहत एक नई हाउस होल्ड कैटेगरी को इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम रखा गया है न्यू मिडिल क्लास। आपको पता है ये जो न्यू मिडिल क्लास कैटेगरी है, इसकी एवरेज सेविंग पर ईयर कितनी है? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार ये न्यू मिडिल क्लास कैटेगरी की एवरेज सेविंग पर ईयर है 20 लाख। 20 लाख पर एनम की एवरेज सेविंग है इस न्यू मिडिल क्लास ग्रुप की, जो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। देखिए, पहले इसमें 2 ही कैटेगरीज को मोस्टली आइडेंटिफाई किया जाता था, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, लेकिन रिसेंटली एक न्यू हाउस होल्ड कैटेगरी को शामिल कर लिया गया है, जिसका नाम है न्यू मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास फैमिली की एवरेज सेविंग पर ईयर कितनी है? 20 लाख रुपए। ये एक नई कैटेगरी है, याद रखिएगा। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के इंडिया में टोटल 6,33,000 घर हैं, लेकिन सर्वे किया गया है सिर्फ 3,000 घर का। तो इतना याद रखिएगा। 2 कैटेगरी पहले थी, अब एक कैटेगरी और ऐड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी द्वारा द्युति चंद के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंटर रेस का फाइनल जीत लिया गया है। आपको बताना है एस धनलक्ष्मी किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो एस धनलक्ष्मी तमिलनाडु की स्प्रिंटर हैं, ये देख लीजिए, ये हैं एस धनलक्ष्मी, ये तमिलनाडु की स्प्रिंटर हैं। इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंटर रेस में द्युति चंद के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इस बार नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि 24वां एडिशन हो रहा है पटियाला पंजाब में, उसमें 100 मीटर स्प्रिंटर रेस को जीत लिया है। द्युति चंद का जो रिकॉर्ड था वो था 11.58 सेकेंड, यानी 11 सेकेंड 0.58 मिली सेकेंड, और ये जो एस धनलक्ष्मी है इनका रिकॉर्ड है 11.39 सेकेंड। तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं एस धनलक्ष्मी, और द्युति चंद किस स्टेट से थी? ओडिशा से। अगर मेंस कैटेगरी की बात की जाए कि पुरुषों में 100 मीटर स्प्रिंटर रेस किसने जीती है, तो पंजाब के गुरुवेंद्रवीर सिंह इन्होंने जीती है। उसके अलावा हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, ये डिस्क्वालीफाई कर गई हैं इस बार। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। इस बार 24वां एडिशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम पे जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं HK मित्तल। कौन है? HK मित्तल। ये हैं HK मित्तल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इन्हीं को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की एडवाइजरी कमेटी का हेड बनाया गया है, इतना याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग के लिए
ये एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे HK मित्तल। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम रिसेंटली अनाउंस की गई थी, अगले 4 वर्षों के लिए स्कीम है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी। इसमें जो है अगले 4 वर्षों में 945 करोड़ दिया जाएगा स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के तौर पर। तो याद रखिएगा, सीड फंडिंग के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई थी, 945 करोड़ सीड फंडिंग के तौर पर दिया जाएगा अगले 4 वर्षों में। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को कौन लीड करेंगे? HK मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के हाई कोर्ट द्वारा रिसेंटली ट्रांसजेंडर वुमेन के नेशनल कैडेट कोर्स यानी NCC में पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया है? तो केरला हाई कोर्ट ने NCC में ट्रांसजेंडर के पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया है। ये हैं आपकी हिना हनीफा। हिना हनीफा केरला से बिलोंग करती हैं। इनको नेशनल कैडेट कोर में शामिल नहीं किया जा रहा था, NCC में शामिल नहीं किया जा रहा था क्योंकि ये ट्रांसजेंडर वुमेन थी, लेकिन इन्होंने एक लिटिगेशन फाइल किया केरला हाई कोर्ट में और फाइनली केरला हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। और सुनाना भी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर की मान्यता दी जा चुकी है तो फिर NCC में इनको मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि जो NCC एक्ट है 1948 का, वो उसके पैरा नंबर 6 में सिर्फ मेल कैटेगरी को या फिर फीमेल कैटेगरी को ही मान्यता मिलती है। केरल की बात आई है तो CM आपको पता ही है, पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, केरल का मथिकेतन 16 नेशनल पार्क इसमें बहुत चर्चा में है। उसके अलावा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ये भी केरल में मनाई जा रही है, कोच्चि केरला में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार इन दो टाइम पीरियड में इंडिया में जो आर्म्स इंपोर्ट है यानी हथियारों का आयात कितने % कम हुआ है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2011-15 से लेकर 2016-20 के दौरान इंडिया में आर्म्स इंपोर्ट 33% घटा है। कितना? 33%। ये देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने रिसेंटली हथियारों पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके तहत इंडिया में हथियारों के इंपोर्ट में 33% की गिरावट देखी गई है इन दो टाइम पीरियड के दौरान। सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है? किस कंट्री को जो हथियार सप्लाई करती हैं? रशिया को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि ये हथियार एक्सपोर्ट करता था और इंडिया ने इस बार लिया नहीं क्योंकि US से इंडिया ने ज़्यादा लिया। इंडिया इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है आर्म्स का यानी हथियारों का। इंडिया का टारगेट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 2025 तक 1.75 लाख करोड़ यानी कि $25 बिलियन का बनाना, और इसीलिए इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में FDI जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। सोलना स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर कौन है इसके? डैन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इसके द्वारा रिसेंटली कितने रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा रिसेंटली 7 रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये देख लीजिए, आयुर्वेद और हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा 7 रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे कंट्री में। ये जो 7 सेंटर हैं ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, MP, वेस्ट बंगाल, केरला, असम और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। मेन पर्पस है मेडिसिनल प्लांट को प्रमोट करना और हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इसके द्वारा पूरे देश भर में 7 रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 4000 करोड़ का, कितना का? 4000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा एक अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, रीहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। रीहैब प्रोजेक्ट किस इंडियन स्टेट में KVIC ने लॉन्च किया है? तो रीहैब प्रोजेक्ट इसको कर्नाटका में लॉन्च किया है। किसने? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। सिंपल सा समझ लीजिए, रीहैब का फुल फॉर्म यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। इसमें क्या होता है? बीज यानी मधुमक्खियों की आवाज़ का यूज़ करके एलिफेंट्स को भगाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है ह्यूमन एलिफेंट अटैक काफ़ी ज़्यादा होते हैं कर्नाटक में। इसलिए KVIC द्वारा रीहैब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। टोटल 15 लाख रुपए की लागत आएगी। तो बी फेंसिंग की जाएगी, यानी कि जो एलिफेंट गलियारे होते हैं उनके आसपास बी फेंसिंग की जाएगी ताकि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। तो रीहैब प्रोजेक्ट किसका है? KVIC का है। एक डाटा और याद रखिएगा, 2019-20 में जो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट थे वो 16,000 के आसपास थे, जो कि 2021 में बढ़कर 17,561 हो गए। KVIC की बात करें तो KVIC एक्ट 1956 में पास हुआ था, जिसके तहत अप्रैल 1957 में KVIC की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत KVIC आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ये क्या है? देखिए, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टीबी से रिलेटेड जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सेक्टर्स हैं उनको अलाइन करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को इंटरनेशनल एक बॉडी है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया में टीबी एलिमिनेशन का टारगेट कितना रखा है? 2025 तक टीबी को एलिमिनेशन करना है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को 3 वर्षों के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। सन 2000 में स्थापना हुई थी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम, इसको फीफा ने किस एंटिटी के साथ मिलकर ज्वाइंटली लॉन्च किया है? तो ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम इसको फीफा और यूएनओडीसी ने लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसने फीफा के साथ मिलकर एक ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? देखिए, जो मैच मैनिपुलेशन होता है उससे लड़ना या फिर उसको रोकना। कई लोग अनऑथराइज्ड दवाओं का सेवन करते हैं मैच खेलते हुए, तो इसलिए फीफा ने यूएनओडीसी के साथ मिलकर ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। पहली बार इस प्रोग्राम को यूज़ किया जाएगा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर। रिसेंटली जो मैच होने वाले हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के 4 मार्च के आसपास, उसमें यूज़ किया गया है इसका, इतना याद रखिएगा। ग्लोबल इंटेग्रिटी प्रोग्राम फीफा और यूएनओडीसी का प्रोग्राम है। फीफा की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है फीफा के? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए गणपति जी को रिसेंटली किसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? तो ए गणपति को रिसेंटली एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं आपके ए गणपति जी, इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। कुछ समय पहले ही ए गणपति जी को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। ए गणपति जी के विषय में याद रखिएगा आप, ये 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में इनको एनएसजी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। ए गणपति ने किसको रिप्लेस किया है? तो बीएस सिद्धू को रिप्लेस कर दिया है, इतना याद रखिएगा। अब ए गणपति जी 2024 तक एनएसजी के डायरेक्टर जनरल रहेंगे। एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1986 में एनएसजी का गठन हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत यह कार्य करता है। और याद रखिएगा, ए गणपति एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो पहले हैं मौदद अहमद, दूसरे हैं जॉन मगुफुली। ये देख लीजिए, ये हैं जॉन, पहले देख लेते हैं इनको। तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली, रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, जॉन मगुफुली रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये तंजानिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 61 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है कोविड क्राइसिस के चलते। तो तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली का रिसेंटली निधन हो गया। दूसरी जो ये डेथ हुई है, इनका नाम है मौदद अहमद। देखिए, वकील तो ये रहे ही हैं, बैरिस्टर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? तो मौदद अहमद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो बांग्लादेश के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मौदद अहमद का रिसेंटली निधन हो गया, और तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली का रिसेंटली निधन हो गया। दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।